नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदले जाने के प्लान के बारे में। ये प्लान केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या प्लान है एग्जैक्टली, और ये बीहड़ यानी कि रिवाइन होता क्या है, इसको मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप और इस कोर्स को अवेल कीजिए। लगभग एक हफ्ते पहले केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो इसी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, इन्होंने ये घोषणा करी थी कि चंबल का जो बीहड़ है उसे कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया जाएगा, बदला जाएगा। और इसको लेकर सरकार एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करवा रही है जो लगभग एक महीने में तैयार हो जाएगी और वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लीजिए। 1944 में इसकी स्थापना करी गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। कई लोग इसे न्यूयॉर्क लिख देते हैं, याद रखना न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और भारत का इसमें अभी एक रीसेंट कनेक्शन ये है कि पिछले साल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर एसबीआई की अंशुला कांत को अपॉइंट किया गया था। तो भारत की अंशुला कांत इस वक्त एमडी और सीएफओ है वर्ल्ड बैंक की और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का टारगेट क्या है कि दुनिया में गरीबी खत्म होनी चाहिए। ओके, मेजर टारगेट इनका यही है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे टू नो मोर देन 3%। यानी दुनिया में $2 से कम कमाई वाले लोग केवल 3% हो, ये इनका टारगेट है, यानी कि 3% से नीचे लाना चाहते हैं। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को घटाना इनका लक्ष्य है वर्ल्ड बैंक का। अब आते हैं इस चंबल क्षेत्र पर। तो इसकी लोकेशन आपको बता देता हूं, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में स्थित है ये। यहां पर 3 राज्यों की जो बाउंड्री आती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन तीनों स्टेट्स का जो ट्राई जंक्शन है उसके आसपास का ये क्षेत्र है। आगरा से लगभग 70-80 किलोमीटर दक्षिण में ये चंबल की जो घाटी है, चंबल नदी ये बह रही है, यहां पर एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बना रही है। तो इसमें भिंड, मुरैना जैसे शहर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो इन सभी एरियाज में बहुत ही बड़ा क्षेत्र बीहड़ कहलाता है। एक बार सैटेलाइट व्यू में भी इस क्षेत्र को देखिए, यह चंबल नदी बह रही है और इसी नदी के आसपास का काफी बड़ा क्षेत्र फ्लूवियल इरोजन के कारण बीहड़ में तब्दील हो चुका है। तो अगर मैं आपको रफली एक आइडिया दूं तो ये वाला क्षेत्र है जो चंबल वैली कहलाता है, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है। चंबल यमुना की एक मेजर सहायक नदी है। इनफैक्ट अभी जो यमुना में ज्यादातर फ्रेश वाटर आता है वो चंबल नदी के कारण ही आ रहा है। बाकी दिल्ली से आगे यमुना में फ्रेश वाटर नाम मात्र का बचता है। जो भी आपको यमुना नदी में संगम पे प्रयागराज में पानी देखने को मिलता है यमुना में, वो ज्यादातर चंबल नदी से ही इसको मिलता है। तो चंबल भारत की लीस्ट पॉल्यूटेड नदियों में से एक है और इसके पीछे रीजन ये है कि ये पूरा एरिया जो चंबल नदी के आसपास का एरिया है ये ज्यादा डेवलप नहीं है। यहाँ का जो ज्योग्राफिक फीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री कभी डेवलप हो ही नहीं पाई। तो ये रीजन भी है कि चंबल कम पॉल्यूटेड है। तो बीहड़ की जमीन कुछ इस प्रकार से नजर आती है। ये जमीन खेती लायक नहीं होती, बहुत ही उबड़ खाबड़ जमीन है। इसमें आपको गहरी घाटियां देखने को मिलेगी, ये कहलाती हैं इंग्लिश में रवाइन या रवीन, जैसे भी चाहो बोल लो। यहां पर सूखा बहुत पड़ता है। जी हाँ, चंबल नदी बहती है इस एरिया में, फिर भी यहां पर बारिश बहुत कम है, तो फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स हैं, पानी यहां पर बहुत ही कम है, वाटर स्कार्सिटी है और ये पूरा टेरेन इनफर्टाइल है। तो ऐसे क्षेत्र में खेती करना इम्पॉसिबल सा था। और बीहड़ बनने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये कि यहां पे जो टॉप सॉइल है वो बहुत ही लूज है, प्रॉपरली सीमेंटेड नहीं है। तो जब बारिश होती है, जब भी बारिश होती है तो वो सारी मिट्टी टॉप सॉइल को बहाकर ले जाती है और इस तरह की गलीज बन जाती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है गली इरोजन या फिर इसको रिवाइन या बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। तो ये फ्लूवियल इरोजन कहलाते हैं। फ्लूवियल यानी कि जो भी पानी के कारण होता है उसको हम फ्लूवियल इरोजन कहते हैं। तो ये एक फ्लूवियल इरोजन का फीचर है और ये तब होता है जब वर्टिकल इरोजन होता है, यानी कि डायरेक्टली टॉप सॉइल नीचे बहकर जा रही है, वर्टिकल इरोजन देखने को मिल रहा है। और ये तब होता है जब सेमी एरिड और एरिड रीजन हो, वहां पर बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तब एकदम से तेज होती है। और ओवरऑल इस टोपोग्राफी को कहते हैं ज्योग्राफी में बैडलैंड टोपोग्राफी। तो यहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है, अंड्यूलेटिंग फ्लड प्लेन, गलीज एंड रिवाइन्स। और यहां पर जो बेड रॉक है वो पुअरली सीमेंटेड है, जैसा मैंने आपको बताया। और ड्राई ग्रैन्युलर सरफेस मटेरियल और लाइट वेजिटेशन है। पेड़ पौधे भी बहुत बड़े बड़े नहीं है, तो यहां पर पेड़ की जड़ें भी मिट्टी को पकड़कर नहीं रख पाती हैं। तो जब बारिश होती है तो मिट्टी बहकर
चली जाती है। ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं इसी बीहड़ के या फिर इन रेवाइंस के। तो इस प्रकार का इरोजन यहां पर देखने को मिलता है। और ये टोपोग्राफी में ना तो आबादी ज्यादा बसती है, ना ही यहां पर खेतीबाड़ी होती है। तो ये इलाका 70 और 80 के दशक में डाकुओं के लिए काफी इनफेमस था या फेमस था, जैसे भी आप कहना चाहें या सुनना चाहें। तो यहां पर डाकुओं को आतंक रहा करता था 80s 90s तक। हालांकि 2006 या 2007 में आखिरी डाकू का एनकाउंटर कर दिया गया था। तो अब यहां पर डेकॉइटी वाली समस्या तो नहीं है, लेकिन अभी भी जो स्टोन माफिया है वो काफी एक्टिव है इस एरिया में, ये जो पूरा रीजन है। तो ये एक थोड़ा अनसेफ रीजन माना जाता है सेंट्रल इंडिया का। और यहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली इंडस्ट्रीज नहीं है, और खेती की जमीन भी कम है। तो अब इस जमीन को अगर खेती लायक बनाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहला काम तो ये करना है कि इस तरह के फीचर्स को लेवल करना होगा। तो आप जानते ही हैं कि जेसीबी जैसी कई हैवी मशीन्स आती हैं, वो आराम से जमीन को लेवल कर सकती हैं। तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इन रिवाइंस को फ्लैट करना पड़ेगा। फिर जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने के लिए, मिट्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि बंडिंग करी जाती है। खेत के साइड में एक बाउंड्री टाइप फीचर्स कुछ बनाने पड़ेंगे ताकि मिट्टी बहकर ना चली जाए। तो ये काम छोटे स्तर पर तो ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, कई किसान अपने खेत में वैसे भी करवाते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा क्षेत्र है जो बीहड़ क्षेत्र है, उस पूरे में अगर फ्लैटनिंग करवानी है तो ये लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए सरकार इसको करवाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लान कोई पहली बार बनाया जा रहा है। दशकों से सरकारें मध्य प्रदेश में बीहड़ को खेती लायक भूमि में कन्वर्ट करने के लिए प्लान्स लाती गई हैं। लेटेस्ट प्लान जो था वो 2015 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत कोशिश करी थी कि इस प्लान को पास करवाया जाए। और ओरिजिनल उनका 2015 का प्लान ये था कि 68,000 हेक्टेयर जमीन को मुरैना, शिवपुर और भिंड जिलों में खेती लायक जमीन में तब्दील किया जाए। 900 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट पेश किया था केंद्र सरकार के सामने। टोटल कॉस्ट 1100 करोड़ थी, जिसमें से 200 करोड़ किसानों से ली जाएगी, क्योंकि खेती लेवल जमीन लेवल करने के बाद खेती के लिए जमीन किसानों को दी जाएगी, तो कुछ पैसा उनसे भी लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपीस मांगे गए थे केंद्र सरकार से, बाकी मध्य प्रदेश सरकार मैनेज करती। लेकिन ये प्लान उस समय टेक ऑफ नहीं कर पाया। अब जो रीसेंट प्लान है केंद्र सरकार का, उसमें 3 लाख हेक्टेयर बीहड़ को फिर से खेती लायक बनाने का प्लान है। और केंद्र सरकार का ये मानना है कि इस बार न केवल जमीन लेवल करी जाएगी और खेती लायक जमीन बनाई जाएगी, बल्कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र का, जिससे कि बीहड़ एरिया में न केवल खेती हो बल्कि अन्य डेवलपमेंट भी हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो। तो एग्रीकल्चर का तो डेवलपमेंट होगा ही, उसके बाद आगे एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाई जाएंगी वहां पे, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए। इसी क्रम में सरकार चंबल एक्सप्रेसवे भी बना रही है ताकि इस एरिया में कनेक्टिविटी बढ़े। चंबल एक्सप्रेसवे के ऊपर मैंने कुछ ही हफ्ते पहले एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो चंबल एक्सप्रेसवे प्लस ये जो बीहड़ को लेवल करने की योजना है, अगर ये सफल हो जाती है तो इस एरिया में डेफिनेटली शानदार डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन ये टास्क बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारों ने पहले भी कई बार कोशिश करी है कि बीहड़ को समतल किया जाए, खेती शुरू करी जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा बीहड़ एक साथ समतल किया जा सकता है। कुछ हेक्टेयर, कुछ 1500 हेक्टेयर में ये कोशिशें करी गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गई थी। 1971 में एक इस तरह का प्लान लाया गया था, काफी बड़ा बीहड़ क्षेत्र सिलेक्ट करके वहां पर जमीन लेवल करी गई, लेकिन जैसे ही अगली बारिश हुई फिर से इरोजन हो गया और वो पूरा प्लान फेल हो गया। 1980 के दशक में यहां पर एरियल सीडिंग ट्राई करी गई। इस तरह के पेड़ों के बीज गिराए गए हवा से, जो नीचे जाकर बड़ी अपनी जड़ें बना ले, मजबूत जड़ें जमा ले, ताकि मिट्टी इरोजन में ना जाए। लेकिन ये वाला प्लान भी फेल हो गया। फिर तीसरा इशू ये आया था कि जो थोड़ा बहुत जमीन लेवल करके सरकार ने खेती लायक बनाई थी, वो अब किन किसान को दिया जाए, किस बेसिस पर आप किसानों को देंगे, पहले आओ पहले पाओ होगा या फिर जो अप्लाई करेगा उसको होगा। कुल मिलाकर ये काफी कंटेंशियस इशू था, क्योंकि वहां पर अगेन लोकल डायनामिक्स भी सामने आते हैं कई तरह के, और क्या रेट पर दिया जाएगा, फ्री में दिया जाए, पैसे लिए जाए, कितने पैसे लिए जाए। तो इस तरह की कई समस्याएं भी 80 के दशक में देखी गई थी। हालांकि तब एक बड़ा चैलेंज ये था कि 80s में वहां पर डेकोइटी अपने चरम पर थी, 70s 80s में, तो सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा टास्क था। अगला चैलेंज ये होगा कि पर्यावरणविद यहां पर कहते हैं कि आप एक नेचुरल टोपोग्राफी को ऑल्टर मत कीजिए। माना कि बीहड़ में खेती नहीं हो सकती, लेकिन ये वहां की नेचुरल ज्योग्राफी है, ये इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई है। तो अभी अगर बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप को हम लेवल कर देते हैं, तो जो नेचुरल पानी का बहाव है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, ऑल्टर होगा, और उसके कारण अल्टीमेटली इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वहां पर देखा जाएगा। चंबल नदी कई तरह के मछलियों को, कई तरह के जानवरों को सपोर्ट करती है, खास करके वहां पर जो चंबल रिवर सेंचुरी आप जानते होंगे कि वो अपने घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है। तो इस चंबल नदी के ऊपर और इन जानवरों पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर अभी कोई डिटेल एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टडी नहीं करी गई है। तो सबसे पहले तो ये इंपैक्ट असेसमेंट कराया जाए, उसके बाद इस तरह का कोई बड़ा प्लान आगे करें।
ओवरऑल जब भी आप नेचर के साथ कुछ बड़ा बदलाव करते हैं तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। अब जाते जाते मैं आपको 2 वर्ल्ड बैंक के और प्रोजेक्ट्स बताना चाहता हूं जो भारत में चल रहे हैं या फिर वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी अप्रूव जिन्हें किया है। तो एक 3,700 करोड़ का लोन अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने, स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, स्टार्स प्रोजेक्ट इसका नाम है। तो यहां पर स्कूलों में क्वालिटी यानी गुणवत्ता और गवर्नेंस के सुधार करने के लिए यह पैसा दिया जाएगा 6 राज्यों में, हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने मिलकर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB और वर्ल्ड बैंक के साथ एक और लोन करार किया है। ये किसके लिए होगा? वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाए जाएंगे भारत में, और अगर ये बीहड़ वाला प्लान भी अप्रूव हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।